थी खूब प्यास वो ही रात ही है। अब तो बच्चों समझ भी जाओ, उठो चलो तुम स्कूल जाओ, उठो चलो तुम स्कूल जाओ। बात हो रही है घरेलू कामगारों की, और क्यों ना इस सेक्शन में हम सबसे पहले उन्हीं से बात करें, वो लोग जो कि लोगों के घरों में जाकर काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि घरों में कामकाज करती हैं। सबसे पहले तो कितने सालों से घरों में काम करें, थोड़ा सा पास आ जाइए। मैं अभी घरेलू काम कर रही हूँ। उसमें हम लोग को काफी सारा मतलब दिक्कतें आती है। जैसे सबसे पहले तो हम लोग जब गांव से आते हैं काम के लिए, तब हम लोग को लगता है कि कहाँ पे जाएंगे। जब पहले ऐसे लगता है कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग कुछ मतलब यहाँ का पता नहीं होता है दिल्ली का, और कहाँ पे काम लगेंगे और तो नहीं आती है। उसके बाद में कहीं से भी काम मिल जाने के बाद में जाते हैं तो एम्प्लॉयर भी मतलब कहीं रिश्तेदार से लग जाते हैं तो बहुत शोषण करते हैं। जैसे मारपीट होता है, खाना उना नहीं देते हैं, और सोने के लिए भी मतलब जगह नहीं देते हैं, और मतलब बार बार में कुछ बातों में टोकते रहना, ऐसा हम लोग को मतलब दिक्कतें होती है। जी, आप भी घर में काम करते हैं? आप करती हैं? पहले करते थे। अच्छा, आपकी क्या उम्र होगी अभी? 11 साल। अब नहीं करते? क्यों छोड़ा? नहीं, अभी तो क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहती थी ना। अच्छा, तो मैंने छोड़ दिया, अभी काम नहीं करते, वहाँ से निकला दिया। अच्छा, तो क्या आप यहीं दिल्ली के हैं? नहीं, झारखंड के। तो किसने आपको पढ़ाई के लिए कहा कि अब आप पढ़ाई करो, काम बंद करो? नहीं, वो नहीं। कौन है ये, आप बताइए मुझे। हाँ। मेरा नाम लता है और निर्मला निकेतन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो घरेलू कामगारों के साथ काम करती है। हम लोग रेस्क्यू वाले केस करते हैं, और इस लड़की को हमने कानपुर से रेस्क्यू किया था। कानपुर से रेस्क्यू करने के बाद 3 साल के बाद, ये दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों को रेस्क्यू किया था। तो उसके बाद हमने जब यहाँ इसको पूछा कि गांव जाओगी या क्या करोगी, तो इसकी मम्मी जो है नोएडा में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो इसने कहा कि नहीं, मैं मम्मी के साथ नहीं रहूंगी, पढ़ूंगी। तो हम अपने यहाँ रख के इसको पढ़ा रहे हैं। तो क्या क्या हो गया था, मतलब जैसे आपने इसको रेस्क्यू किया, किसी घर से किया? किसी के घर से किया, और वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर किया। और जैसे अभी पुलिस वाले एसीपी साहब कह रहे थे कि पुलिस का बहुत हाथ होता है, और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी हाथ होता है। मतलब अच्छाई में या बुराई में? बुराई में ही कह रही हूँ मैं, क्योंकि हमने जब इस लड़की को कीर्ति नगर से सुकरमणि को रेस्क्यू किया, तो उसके एम्प्लॉयर और कहते हैं एजेंसी वाला इसका घर का एड्रेस बिल्कुल नहीं बता रहा था। हमने कीर्ति नगर थाने में कंप्लेन लगवाई, और लेने को तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से हमने नंबर निकाला और हम इसको लेने पहुंचे तब, तो वहाँ वो लोग भी देने को तैयार नहीं थे। फिर हमने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाया, फिर कीर्ति नगर थाने में लिखवाया, पर पुलिस खुद कुछ नहीं करती। उनका कहना है कि आप करिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ओके, पुलिस वालों से जवाब लेंगे हम क्या, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हम करेंगे। जी, आपको भी इन्होंने छुड़वाया, आप क्या करते हैं? क्या आपको परेशानी क्या थी वहाँ पर, क्या दिक्कत आ रही थी? ये परेशानी थी कि वो लाश नाम की, उन्होंने मेरे मम्मी से मिलने नहीं दिया करते थे। वो झूठ बोलते थे कि तेरे मम्मी आ ही नहीं रहे, लेकिन मेरे मम्मी वहाँ पे बार बार जाया करते थे और मुझे बताते नहीं थे। और वहाँ इनके पास काम करते उन लोग को भी छोड़ते हो वहाँ पे कि किसी को भी फोन आए तो इसको बताना नहीं, ऐसे करके। तो अब आप क्या करते हो? अब मैं यहीं पे पास में काम कर रही हूँ, मैं इनके ऑफिस से ही काम कर रही हूँ। उनके ऑफिस से मैं 3 साल काम किया, लेकिन 3 साल की तनख्वाह मुझे दिए ही नहीं, वो ऑफिस वाले ले लिए। ओके, तनख्वाह नहीं मिलती, एक सबसे बड़ी समस्या ये। यहाँ पर बात आ रही है, साफ जाहिर है सारे पुलिस का दारोमदार उनके ऊपर नहीं है, उनके कंधों पर नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पुलिस का यहाँ प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, अजीत सिंह जी, ये जो समस्या आती है कि साहब हम क्या करें, मतलब हमारे पास वैसे ही 10 काम है, ऊपर से तुम आ गए हो, ये जो एक एटीट्यूड नजर आता है, मतलब आप लोग ये तो कहते हैं कि इनकी वेरिफिकेशन कराइए, लोग नहीं आते, आपकी भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन ये जो एक पूरा माइंडसेट है कि मतलब ये चीज जो है पुलिस में अक्सर ऐसे एग्जाम्पल्स देखने सुनने में आते रहते हैं, क्या वजह है इसकी, और ये माइंडसेट क्यों नहीं बदलता हमारा? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कानून के अभाव में ये ड्रॉबैक रह जाती है कि हमारे लोग उसको एंटरटेन करने से मना कर देते हैं। लेकिन एक लिबरल एटीट्यूड जहां होगा, जहां सीजन
पुलिस ऑफिसर से मुलाकात होगी, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मदद ना हो। ओके, आपने कहा, किसी ने कहा कि रिक्वायरमेंट है, एक शान शौकत से एक नेसेसिटी हो गई है सर्विस की, पर इसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोसाइटी की कि पुलिस की, लॉ मेकर्स की? जब तक लॉ नहीं होगा, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। यह समस्या तो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि सोशल इकोनॉमिक डिवाइड बहुत बड़ा है इंडिया। ओके, रामू काका अभी भी हैं। हम सारी उम्र सर्विसेज में गए, एयरफोर्स टू बी प्रिसाइज। मेरा काम ही नहीं चल सकता था, मैं घर के बाहर नहीं स्टेप कर पाती थी अनलेस मेरा एक अच्छी सी सर्वेंट मेरे साथ हो। उनको मैं बच्चे सौंपती थी और पूरा घर सौंपती थी, फिर निकलती थी, और उसी के दारोमदार पे मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, मेरा काम चलता रहा है, मेरी घर की कामकाज चल। मेरे ख्याल इस पर एक ताली जरूर बजनी चाहिए। मैं जिस सर्वेंट को रखता हूँ 15-16 साल को रख के 2-3 साल उसको रखता हूँ, रखने पर उसको कहीं न कहीं फैक्ट्री में नौकरी लगवा देता हूँ। कम से कम 4-5 आदमी मैंने ऐसे लगवा दी। अब देखा मेरे को 19 साल का हो गया है, मैंने कहा तेरे को भी नौकरी कहीं लगा दूंगा, अब तुमको लग रहा और छोटा ढूंढ। किसी के इन्फ्लुएंस किसी ने एजेंसी नहीं लिया, किसी से बकायदा जो 15-20 साल जान वाले आए उनके फ्रेश आते हैं, बिहार से आए, यूपी से गए, वो फ्रेश आए तो उनको रखा। वो कहते रखो साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खिलाओ पिलाओ, हम उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करते। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनके एंटीसीडेंट्स जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स इनके पास आते हैं थ्रू एजेंट से, तो एंटीसीडेंट्स बराबर थ्रू पुलिस वेरीफाई करवा के ही आगे जिसको भी जिधर भी भेजना चाहिए। जी, स्वामी जी, जिस तरह से प्लेसमेंट एजेंसीज बीच में आ गई हैं, आपको क्या लगता है कि ये प्लेसमेंट एजेंसीज का जो रोल है आजकल की अगर हम माहौल की बात करें, कितना सार्थक होता है इन लोगों के लिए, या इन्हें भी कहीं रेगुलेट करने की जरूरत है अगर हमें कामगारों का वेलफेयर करना है, उनका कल्याण करना है? प्लेसमेंट एजेंसीज शुद्ध रूप से एक व्यावसायिक मुनाफा कमाने के लिए संगठन है। ये ठीक है कि उस बहाने से वो जो घरेलू कामगार को जिनकी जरूरत है वहां तक पहुंचा देते हैं। बीच में इनका कमीशन कितना बड़ा होता है, और वो जो एजेंट होता है बीच में उसका अपना कितना कमीशन होता है नियमित रूप से, और मजदूर के ऊपर जो घर में काम कर रहा है उसको यदि कोई संकट आ जाए तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी है कि नहीं, कोई है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें इतने इनफॉर्मल सेक्टर में चल रही हैं कि कोई इन घरेलू कामगार मजदूरों का वारिस नहीं है, बिल्कुल ये लावारिस जैसे पड़े हुए हैं। जी, स्वामी जी से हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल मालिनी भट्टाचार्य फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मालिनी भट्टाचार्य जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है मालिनी जी। एनसीडब्ल्यू ने काफी प्रयास किया है पिछले दिनों, और एक बिल भी, एक उसका प्रस्ताव भी तैयार किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि घरेलू कामगारों के खासतौर से उनको एक संगठित दर्जा दिलाने के लिए क्या कुछ प्रस्ताव हैं जो कि एनसीडब्ल्यू करना चाहता है? ये जो घरेलू कामगारों की बात आप कर रहे हैं, इसके ऊपर तो हम कुछ दिन से चर्चा कर रहे हैं, और 2-3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमारा कार्रवाई करना है। अभी हम ये तय किए हैं कि एक साथ हम नहीं लेंगे सभी मुद्दे को, लेकिन छोटे छोटे कदम उठा के कुछ करने की कोशिश करेंगे। जी, तो पहला कदम जो हम उठाना चाहते हैं वो यही है कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज है और जो दूसरे राज्यों से आने वाले जो महिला घरेलू कामगार है, ये प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से जो आते हैं, ये प्लेसमेंट एजेंसीज के ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और अपनी मुनाफा के लिए काम करते हैं, लेकिन इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक गाइडलाइन तय करने का काम अभी हम कर रहे हैं। ये तो पहला मुद्दा है। और दूसरी मुद्दा जो है वो यही है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ये जो रिक्रूटमेंट के बारे में ही नहीं, जो काम करने वाले जो है उनके सुरक्षा के लिए जैसे उनके मानविक अधिकार रहें, इसके लिए जो कुछ एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या होगा?
इसके बारे में कोई हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं कि एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड होना चाहिए, कोई और दूसरे कुछ सुझाव दे रहे हैं। तो ये हमारा निर्णय करना है। तो क्या हम करना चाहते हैं ट्राइपार्टाइट बोर्ड के माध्यम से, ये हम करना चाहते हैं, वो दूसरा कुछ करना चाहते हैं, ये हमको निर्णय लेना। जी मालिनी जी, ये एक जाहिर तौर पर एक बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? तो हमारे जो बिल है उसके माध्यम से ये हम करना चाहते हैं। ये तो एक साबिक बिल है जिसमें जो वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन पहली बात यही है कि जब रिक्रूट होके वो आते हैं दूसरे राज्यों से तो उनके कुछ सुरक्षा होना चाहिए। रास्ता है जी, एक लंबा रास्ता है, लेकिन ये एक सही रास्ता है और इसे तो 60 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी भट्टाचार्य हमसे बात करने के लिए चर्चा में। और फिलहाल चर्चा में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल हम एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें कि क्या घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA। जैसे सूर्य रोशन जन्मोजन्म, जैसे रोशन सूर्य सिर में दम, साथी भाई सूर्य परिचारितम। रोशनी बोले तो सूर्य। अगर सीमेंट संगरोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र संगरोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा संगरोधक सीमेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम घरेलू कामगारों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर इंद्रानी बैठी हुई हैं। जैसे कि अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात हो रही है, बिल की बात हो रही है, सब कुछ है। क्या आपको लगता है कि उसमें डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, आप कह रही थी कि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्या वजह है कि ये डोमेस्टिक वर्क जो कि इतने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें लगे